कल आपको एक वीडियो प्रेषित किया था जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 24 से लेकर 50 तक अंकित थे। उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपसे मांगे थे। हमारी तरफ से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था और आपकी तरफ से हमें आंसर शीट्स भी प्राप्त हुई। हमने 1 घंटे का समय आपको दिया था। 9 बजे तक आप सभी ने हमें आंसर शीट्स दी थी। लगभग अधिकांश विद्यार्थियों ने हमें भेजे थे। तो उनके आधार पर हमने एक मेरिट तैयार की है। उस मेरिट में जो विद्यार्थी प्रथम 3 स्थान पर रहे हैं उनके नाम इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी, इसी वीडियो में आपको हम वो जो 25 से लेकर 50 क्रमांक तक के क्वेश्चंस थे उनके आंसर भी दिए जा रहे हैं। और आंसर कैसे? व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक रूप में। तो कृपया देखें। अच्छा, इसी प्रकार का एक वीडियो आपको कल प्राप्त होगा, कल रात्रि 8 बजे। उसमें एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें हमारे जो आरएएस के कृषि से संबंधित वीडियोस है, वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 यानी हरित क्रांति, उनसे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। और उन क्वेश्चंस के आंसर भी हमारी तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं, आपको देने हैं। 8 बजे आपको वीडियो प्राप्त होगा, 9 बजे तक आपको आंसर्स देने हैं। कोई भी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देखेगा वो आंसर शीट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर सकता है, जो व्हाट्सएप नंबर उस वीडियो में आपको दिखाई देंगे। अच्छा, इसमें भाग लेने का कोई शुल्क नहीं है और जो विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको पुरस्कार स्वरूप टी शर्ट प्रदान की जाएगी। प्रश्न संख्या 25, एक व्यक्ति एक साथ अधिकतम कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है? यानी एक आदमी, जैसे कोई उम्मीदवार है तो लोकसभा की जब चुनाव होते हैं तो 543 पे ही होते हैं। 543 पे लड़ सकता है, 5 पे लड़ सकता है, 1 पे लड़ सकता है, 10 पे लड़ सकता है। इस बारे में क्या नियम है? तो देखिए, पहले क्या था, 1996 से पहले कोई भी व्यक्ति कितने ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ देता था। यानी जो बड़े नेता थे वो एक साथ 2-2, 4-4, 5-5 जगह से चुनाव लड़ देते थे। तो बाद में क्या हुआ, 1996 में कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 से अधिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए में 3 है, आएगा नहीं। बी में 5 है, ये भी गलत। अच्छा, इधर कोई सीमा नहीं है। ये 1996 से पहले की स्थिति थी। आज की स्थिति क्या है? सी में जो लिखा है 2 से अधिक स्थानों से कोई भी व्यक्ति एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए तो जैसे मोदी जी ने जब 2014 में जो चुनाव लड़ा था तो कहां से लड़ा? बड़ोदरा और वाराणसी 2 जगह से है। अभी राहुल गांधी ने 2019 में जो लोकसभा के चुनाव लड़ा, कहां से लड़ा? अमेठी और वायनाड से। ये चाहते तो 10 जगह से लड़ देते, लेकिन कानून में प्रावधान है 2 से ज्यादा नहीं लड़ सकते। बस अमेठी से लड़ लिया और वायनाड से लड़ लिया। समझ गए? तो इसमें आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? यानी इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारत में अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें से ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। इसका मतलब ये है कि सांसद तो थे वो। अब सांसद आदमी लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। तो ऐसे कई प्रधानमंत्री रहे हैं भारत में जो लोकसभा से सांसद न होकर राज्यसभा से थे। तो ये इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे 4 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री रहा है जो लोकसभा का सदस्य नहीं रहा। अब देखिए, आप ए में चलो, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी पिछले कार्यकाल में जब ये प्रधानमंत्री थे तब कहां से थे? वाराणसी से लोकसभा के सदस्य थे। अभी भी लोकसभा के सदस्य हैं, वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से है। तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता। बी में चलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने देश के तो ये लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य थे। तो ये भी अपना आंसर नहीं होता। अच्छा, सी में चलेंगे, राजीव गांधी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो वो अमेठी से, जहां से अभी स्मृति ईरानी है ना, अमेठी से ये क्या थे? लोकसभा के सदस्य थे।
तो ये तीनों ही क्या थे, लोकसभा के मेंबर थे जब प्रधानमंत्री बने। लेकिन आप चलेंगे मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने और 2 ही बार असम से राज्यसभा के सदस्य थे, यानी राज्यसभा के सदस्य थे और असम राज्य से थे। तो इसमें आंसर डी आएगा। तो आप देख लीजिएगा इसमें आपके इसमें सी 25 में और 26 नंबर में डी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? क्या पूछा गया है यहां? लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। देखो, ए भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे। वैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं ये, और इनका जिक्र मैंने किया था। क्या बताया था आपको कि ये किसके सभापति थे? राज्यसभा के। क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति बने तो राज्यसभा के सभापति थे, लोकसभा अध्यक्ष से इनका कोई लेना देना नहीं था। तो ये नहीं थे। भैरों सिंह शेखावत राज्यसभा के सभापति थे और भारत के उपराष्ट्रपति थे। स्वाभाविक है, जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा, और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनका लोकसभा अध्यक्ष से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, फिर बी गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर भी कहते हैं इनको। 1952 में जब पहली लोकसभा बनी ना भारत की, तो उसके अध्यक्ष यही बने थे, जीवी मावलंकर। तो ये तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ये तो रहे ही हैं। बलराम जाखड़, बलराम जाखड़ राजस्थान के सीकर से सांसद थे, और ये तब क्या बने? लोकसभा अध्यक्ष बने थे। तो मैंने क्या बताया आपको, राजस्थान से 2 व्यक्ति या 2 सांसद अब तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। एक तो ओम बिरला जो अभी हैं कोटा से, और एक बलराम जाखड़ थे जो सीकर से सांसद थे और लोकसभा अध्यक्ष थे। तो राजस्थान से 2 लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उनमें एक बलराम जाखड़, एक ओम बिरला। और बलराम जाखड़ के नाम एक रिकॉर्ड और है, भारत में अब तक जितने लोकसभा अध्यक्ष रहे उनमें सर्वाधिक अवधि तक ये रहे हैं बलराम जाखड़। तो इनको वैसे ही याद रखना है। एक मीरा कुमार, 2 लोकसभा अध्यक्ष ऐसी हैं जो महिला रही हैं, एक सुमित्रा महाजन थी, एक मीरा कुमार थी। तो ये तो रही है, फिर आपको दिक्कत कहां आई भाई? इसमें आंसर कौन सा? यही तो होगा, भैरों सिंह शेखावत। कौन सा आंसर होगा? भैरों सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 28, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, इसको थोड़ा आपको यहां समझा देते हैं। धन विधेयक के मामले में वैसे मैंने आपको लोकसभा की शक्तियां पढ़ाई है, और लोकसभा की शक्तियों में धन विधेयक आया था, और उसी के प्रसंग में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। वैसे जब हम आज या कल में आपको राज्यसभा के संबंध में, राज्यसभा की शक्तियों या उसके अधिकार के बारे में एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि राज्यसभा की शक्तियां कौन कौन सी है। तो फिर उसमें वापस आएगा ये धन विधेयक के मामले में क्या शक्तियां है, साधारण विधेयक के मामले में क्या शक्ति है, संविधान संशोधन के मामले में क्या शक्ति है, विस्तार से बताएंगे राज्यसभा की शक्तियों के समय। वो वीडियो आपको एक आध दिन में मिल जाएगा। तो अभी आपको मैं बस इतना ही समझा देता हूं यहाँ की धन विधेयक का संबंध के संबंध में लोकसभा की स्थिति क्या है, राज्यसभा की स्थिति क्या है, वो इससे भी अलग स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से उस समय स्पष्ट होगा जब आप राज्यसभा की शक्तियों का वीडियो देखेंगे। तो इसको थोड़ा समझ लें। धन विधेयक, देखो विधेयक क्या होता है, हमने आपको बताया ना संसद का काम क्या है, संसद क्यों बनाई गई, उपयोगिता क्या है। संसद का काम है कानून बनाना। तो कानून बनाने, तो कानून जो है ना, कानून बनने से पहले विधेयक कहलाता है। जिसे मान लो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक की बात करते हैं, 5 अगस्त को अमित शाह ने रखा, किसमें, राज्यसभा में। 6 अगस्त को वहां से पारित हुआ, फिर 6 अगस्त को वो लेके आई इसको लोकसभा में, और लोकसभा से पारित हो गया। फिर वो लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास गया 7 तारीख को, और फिर राष्ट्रपति जी ने 9 तारीख को उस पर साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। तो क्या हुआ,
9 तारीख को जब राष्ट्रपति जी के साइन हुए तो साइन होने के बाद ही उस विधेयक को क्या कहा जाने लगा, कानून। वैसे संसदीय भाषा में इसको कानून न कहकर अधिनियम कहते हैं। तो अधिनियम बनने से पहले विधेयक कहलाता है। तो क्या समझे आप, 5 अगस्त को क्या घटना हुई, राज्यसभा में रखा गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को, है ना। फिर 6 अगस्त को क्या हुआ, लोकसभा, समझ रहे हैं, मैं राज्यसभा शब्द बोल रहा हूं, पहले राज्यसभा में रख रहे हैं इसको, प्रस्तावित वहां से कर रहे हैं, पुरस्तावित वहां से कर रहे हैं। फिर लोकसभा में आया 6 तारीख को, 5 को यहां से पारित हो गया, 6 को यहां आया लोकसभा में। फिर क्या हुआ, 9 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय ने उस पर क्या कर दिए, अनुमोदित कर दिया, यानी उस पर अपनी स्वीकृति जारी कर दी, या यूं कहे कि राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया। तो 9 अगस्त को जो ही राष्ट्रपति, अभी तक तो क्या कहला रहा वो, यहां से चले ना 5 अगस्त से तो वो कहलाएगा विधेयक, क्या कहेंगे इसको, विधेयक। 5 अगस्त से लेकर जब तक राष्ट्रपति जी के साइन नहीं हो जाते, मान लो 9 अगस्त को सुबह 10 बजे साइन किए, तो 9 अगस्त को सुबह 9:59 तक तो क्या कहलाएगा, ये विधेयक कहलाएगा। लेकिन 10 बजते ही जो ही राष्ट्रपति जी के साइन हुए तो ये विधेयक नाम हटके क्या नाम हो जाएगा, अधिनियम। क्या कहलाएगा, अधिनियम। और अधिनियम को हम बोलचाल की भाषा में कानून कहते हैं, विधि कहते हैं, लॉ कहते हैं, समझिए। कानून ज्यादा कहा जाता है कि सब संसद ने कानून बना दिया, तो ये कानून बनाने की प्रक्रिया है। यहाँ राज्यसभा ने पारित किया, फिर लोकसभा ने पारित किया, फिर राष्ट्रपति जी ने साइन किए यहाँ पे 9 अगस्त को। तो राष्ट्रपति जी के साइन हो गए ना, तो तीनों ने भाग लिया ना कानून निर्माण में या अधिनियम बनाने में। तो एक बात तो ये हो गई कि तीनों का रोल होता है। अगर राज्यसभा इसको पारित नहीं करती तो क्या ये बन जाता क्या अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ वो नहीं बनता ना। राज्यसभा अगर पारित नहीं करती, या मान लो ये पारित कर देती, ये नहीं करती कि नहीं हम तो नहीं करते, तो भी ये अधिनियम नहीं बनता। क्योंकि राष्ट्रपति जी के पास कब आता है कोई भी विधेयक, यहां दोनों जगह से पारित होने के बाद फिर यहां आता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से पारित हो गया और एक जगह से खारिज हो गया या पारित नहीं हुआ तो भी फिर राष्ट्रपति जी के पास चला जाता है, ऐसे नहीं जाता। पहले क्या होता है, दोनों से पारित होना चाहिए। अगर एक जगह से पारित हुआ और एक जगह से खारिज हो गया तो वो राष्ट्रपति जी के पास नहीं जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास तो आखिरी स्टेज है। तो ये क्या कहलाया, अधिनियम। यानी ये जो कानून है या अधिनियम है, अधिनियम बनने से पहले क्या कहलाता है, विधेयक। समझ गए, इसको प्रस्ताव भी कहते हैं और इसको वैसे इंग्लिश में बिल कहते हैं। तो क्या कहा गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 बन गया। तो 9 अगस्त को क्या कहलाया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। और 9 अगस्त से पहले क्या कहला रहा था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। क्या कहलाया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 ये कहलाया। और 9 अगस्त को क्या कहलाया, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो ही साइन हुए। तो ये तो बात हो गई विधेयक की, भाई विधेयक क्या होता है, समझे। अब यहां बात है धन विधेयक की। धन विधेयक का मतलब समझना, ये जो जम्मू कश्मीर वाला था ना विधेयक, इस विधेयक से तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होना था। कैसे हुआ कि जैसे पहले एक राज्य था, पूर्ण राज्य, तो उस राज्य वाली स्थिति को समाप्त करके हमने क्या किया, उसको 2 भागों में बांट दिया, 2 टुकड़े कर दिए पहली बात तो। और दोनों टुकड़े केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखे गए। और उसमें यह लिखा गया कि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। वहां मुख्यमंत्री नहीं होगा लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होगा। है, जम्मू कश्मीर में 20 जिले होंगे, लद्दाख में 2 जिले होंगे, लेह और करगिल। ऐसा लिखा ना वहां। यहां से लोकसभा का 1 सदस्य होगा लद्दाख से, और जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य होंगे लोकसभा के। तो ये सारी चीजें उस अधिनियम में लिखी गई, वो कानून कहलाता है। उसके तहत ही अब आगे वहां कामकाज होगा। तो ये तो बन गया अधिनियम या कानून। और ये अधिनियम बनने से पहले कहलाया विधेयक।
ठीक है, दोनों जगह से पारित होगी, यहां गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कोई पैसे का लेन देन या सरकार के खजाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस अधिनियम से। ऐसा नहीं कि सरकार की इनकम बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ये विधेयक इसलिए नहीं लाया गया संसद में या लोकसभा राज्यसभा में कि सरकार को कोई टैक्स लगाना है या हटाना है। अब क्या होता है, तो इसको तो कहते हैं साधारण विधेयक, है ना, ये साधारण विधेयक की विशेषता है। अब चलो आप धन विधेयक किसे कहते हैं? धन विधेयक का मतलब ऐसे विधेयक से है जिससे सरकार द्वारा, जिसके माध्यम से सरकार किसी टैक्स को हटा रही है या कम कर रही है। इनकम टैक्स है जैसे, उसको खत्म कर रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं होगा, आज से कोई आयकर नहीं देना होगा किसी को, वो भी धन विधेयक कहलाता है। या इनकम टैक्स की रेट को चेंज कर रहे हो, 20% है उसको घटाकर 10% कर रहे हो, उसे भी क्या कहेंगे? धन विधेयक। या रेट को बढ़ा रहे हो, 15% है उसको बढ़ाकर 20% कर रहे हो, वो भी धन विधेयक कहलाता है। या किसी नए टैक्स को लगा रहे हो कि आज से सबको विवाह टैक्स देना होगा, मैरिज टैक्स देना होगा, कि जिसकी शादी होगी वो सरकार में कर जमा कराएगा, जैसे बिचौलिया में जमा कराते थे, जागीरदार वसूलता था ना बिचौलिया वाला। तो अब यहां क्या हुआ, ऐसे विधेयक को धन विधेयक कहेंगे जिससे सरकारी खजाने में आय होनी हो या उससे कोई खर्चा होना हो। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बजट। अब आप समझना, धन विधेयक का मतलब समझ गए ना कि धन विधेयक किसे कहते हैं। अब इसके मामले में यहां प्रश्न आया, चूंकि मैंने आपको अभी लोकसभा की शक्तियां बढ़ाई, राज्यसभा की शक्तियां अभी नहीं बढ़ाई है, तो लोकसभा की शक्तियों के मामले में ही, के प्रसंग में ही इस प्रश्न को पूछा गया है। अब यहां कह रहे हैं कि धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। अब आप देखना, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो था, इसके मामले, ये साधारण विधेयक था, धन विधेयक नहीं था, तो इसके मामले में दोनों को समान शक्तियां। कैसे? पहले हमने इसको राज्यसभा में रख दिया, लेकिन जब धन विधेयक होता है ना, तो पहले वो लोकसभा में ही पेश होगा, वो कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं होता है। आप देख लेना, अब तक भारत में जितनी बार बजट पेश हुए हैं, जैसे इस साल की बात करें, 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने गई संसद भवन, तो संसद भवन में आमने सामने ही राज्यसभा और लोकसभा है। भाई ऐसा तो नहीं दोनों के बीच में दूरी, एक ही बिल्डिंग में है दोनों ही। तो पहले वो किस में प्रवेश किया उन्होंने? लोकसभा में। हमेशा से ही वित्त मंत्री बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। पेश करने का मतलब समझ रहे हैं, पहले प्रस्तुत करना, वहां जाएगा तो सही, लेकिन पहले शुरुआत कहां से करेंगे, पहली बार कहां रखेंगे? तो पहले लोकसभा में रखा जाता है, फिर राज्यसभा में रखा जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को क्या किया अमित शाह ने? पहले 5 तारीख को यहां राज्यसभा में रखा, फिर लोकसभा में 6 तारीख को आया ना। आपने देखा होगा 12वें पढ़ा के, कल राज्यसभा से पारित हो गया, आज लोकसभा में रखा जाएगा, ऐसा हुआ ना। तो ये मामला जहां धन विधेयक का है, तो उसमें क्या होता है कि पहले वो विधेयक कहां रखा जाता है? लोकसभा में, बजट लोकसभा में रखा जाता है। तो यहां क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा के समान शक्तियां, दोनों को समान शक्तियां कहां प्राप्त हुई? शक्ति तो लोकसभा की ज्यादा हुई ना। धन विधेयक पहले हमारे यहां रखा जाएगा सब लोकसभा में, वहां नहीं जाएगा, तो पहले पावर हो गया। अब देखो आप आगे कि समान शक्ति कैसे नहीं, और मान लो ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक था, 1 मिनट के लिए मान लो कि लोकसभा में रखते हैं, पहले लोकसभा ने पास कर दिया, अब राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा 6 महीने तक कुछ भी नहीं करती उसको, या मान लो खारिज कर देती कि नहीं कोई टुकड़े नहीं करने जम्मू कश्मीर के, जैसे है जम्मू कश्मीर वैसे का वैसे रहने दो। तो क्या होता, फिर लोकसभा वो खारिज हो जाता ना विधेयक वहां। तो स्थिति क्या होती कि ऐसा नहीं कि लोकसभा उसको पारित किया, वहां मान लेती कि चलो यार राज्यसभा ने नहीं माना होगा तो नहीं माना होगा, अपन तो मान लेते हैं, और राष्ट्रपति के पास भेज देते कि साहब राज्यसभा ने तो खारिज कर दिया है, लेकिन उसको पारित किया हुआ मान लिया जाए और आप तो साइन कर दो। ऐसा नहीं हो सकता है, यानी वहां से भी पारित होना जरूरी है। अच्छा, उसमें फिर नियम क्या है कि जैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास होकर, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने 6 महीने तक उस पर कोई काम नहीं किया। एक तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि राज्यसभा ने उस विधेयक में कोई चेंज कर दिया कि जम्मू कश्मीर के 2 नहीं 3 टुकड़े करने हैं, ऐसा परिवर्तन कर दिया, जबकि लोकसभा कह रही कि नहीं 2 टुकड़े करने हैं। एक ये हो सकता है कि राज्यसभा ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं जम्मू कश्मीर जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दो। 3 स्थितियां हो गई। तो तीनों स्थितियों में क्या होता है, फिर राष्ट्रपति जी दोनों की शामिल में बैठक बुलाते हैं। अगर जैसे लोकसभा अड़ जाए कि नहीं जम्मू कश्मीर का तो पुनर्गठन करना ही करना है, 2 भागों में बांटना है,
वो अड़ जाए अपना प्रेस्टीज पॉइंट बनाने के, नहीं ये तो बनाना ही है कानून। तो फिर क्या होता है, राष्ट्रपति जी दोनों को साथ बिठाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ मीटिंग होती है, उस मीटिंग में उसे रखा जाता है। और चूंकि लोकसभा की सदस्य की संख्या अधिक होती है ना, इधर 543 और उधर 245, तो अब 245 से 543 788 हो गए। अब 788 जो टोटल सांसद हुए ना, उनके आधार पर कैलकुलेशन की जाती है वोटों की, यानी 788 का आधा या जितने आए, मान लो 700 उपस्थित हुए, 700 में से आधे से अधिक यानी 351 वोट अगर पक्ष में पड़ जाए उस विधेयक के तो पारित माना जाता है। अब 351 तो मान लो लोकसभा के मिलके 351 पूरे के पूरे हो सकते हैं वहां, यानी राज्यसभा की जरूरत ही नहीं पड़े। सारे के सारे सांसद भी अगर उसके खिलाफ वोटिंग करे राज्यसभा के, तो भी अगर लोकसभा चाले तो 350 तो सांसद चाहिए उनको, 351 सांसद ही तो चाहिए। वही अगर लोकसभा की संख्या 543 है, 351 अगर चाले तो ये पारित हो जाएगा, चाहे राज्यसभा का एक भी सांसद नहीं चाहे। तो वहां पलड़ा फिर किसका बारी है, लोकसभा का। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ भारत के पिछले 70 सालों के इतिहास में अब तक केवल 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई गई है, समझे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जटिल काम है, संयुक्त बैठक बुलाना फिर उसको पारित कराना। तो उस मामले में क्या है, यानी क्या समझे, साधारण विधेयक के मामले में दोनों को लगभग समान शक्तियां प्राप्त है, राज्यसभा भी मजबूत है इस मामले में। अगर वो खारिज कर देती है ना तो कानून फिर लटक जाता है, बनता नहीं है, या वो 6 महीने तक सुनवाई नहीं करती है तो भी वो क्या होता है कि फिर अब शक्ति तो वो 6 महीने तक अगर नहीं करती है तो फिर उसको या तो खारिज मान लेते हैं, क्योंकि संयुक्त बैठक बुलाना, उसे पारित कराना इतना आसान काम नहीं होता है। तो वहां क्या है, जैसे राज्यसभा की जो पोजीशन है वो लोकसभा के समान है, यानी अपन यहाँ चूंकि लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा वहां ज्यादा पावरफुल नहीं है इसकी तुलना में साधारण विधेयक के मामले में। लेकिन धन विधेयक के मामले में समझो आप, धन बजट यहां से पारित होगी जाएगा ना, पहले रखा लोकसभा में, फिर पारित होगी जाएगा राज्यसभा। अब राज्यसभा की स्थिति क्या है, 14 दिन के अंदर अंदर उसको पारित करना होता है। अगर नहीं करती है तो ये 14 दिन तक तो इंतजार करेगी लोकसभा, और 15वें दिन ये मान लेंगे कि भाई पारित कर दिया राज्यसभा ने, चाहे मत किया उसने तो पटक रखा हो डस्टबिन में, फिर भी क्या मान लिया जाता है कि भाई राज्यसभा से पास हो गया। और क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष उस बजट को सीधा भेज देते हैं राष्ट्रपति जी के पास साइन होने के लिए, वो अधिनियम बन जाता है। बजट में ऐसा है, धन विधेयक में ये नियम है, यानी राज्यसभा धन विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक लटका सकती है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात मैंने आपको बताया, राज्यसभा में पहले कभी नहीं पेश किया जाएगा धन विधेयक। तीसरी बात, राज्यसभा अगर बजट में कोई चेंज कर दे, मान लीजिए बजट में इन्होंने इनकम टैक्स की रेट रखी 20%, राज्यसभा का नहीं 15% रखो इनकम टैक्स की रेट। लोग वैसे भी लॉकडाउन की वजह से लोगों की इनकम नहीं रही है, बेरोजगार हो गए लोग, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, तो ये ठीक नहीं 20%। लेकिन अगर लोकसभा चालेगा नहीं 20% ही रखेंगे रेट, तो फिर क्या होगा, 20% ही रहती है, यानी उसने जो संशोधन किया उस विधेयक में वो मानना लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो वहां भी इसका पलड़ा भारी है ना। तो इसके पास धन विधेयक के मामले में एक ही पावर है कि वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक इसको रोक सकती है। तो यहां पावरफुल कौन हुआ, लोकसभा हो गई ना, तो कहां हुई समान शक्तियां। तो ये भी अपना आंसर गलत है, असत्य है, ये भी समान शक्ति है ही नहीं। अच्छा, फिर लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है ना। अब आप देखो अधिक है ना, लोकसभा को तो है ज्यादा शक्तियां प्राप्त, तो ये एक तो सत्य होता है अपना कथन, भाई अधिक शक्तियां प्राप्त है। अच्छा, सी राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। राज्यसभा को कहा बिचारी को बराबर शक्तियां भी नहीं है, उसको इक्वल भी नहीं है, अधिक तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, डी में क्या, ये पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। मैंने बताया ना, निर्मला सीतारमण पहले कहां पेश हुई, कहां प्रस्तावित किया उन्होंने, लोकसभा में। तो ये अपने ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही जो आंसर होगा अपना ये बी होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके बारे में भी राज्यसभा की शक्तियों का वीडियो तुरंत आने वाला है, तो विस्तार से और बता देंगे विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, इसकी पोजीशन क्या राज्यसभा की। प्रश्न संख्या 29, शिक्षा किस सूची का विषय है। देखिए, भारत में केंद्र और राज्यों के जो अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, यानी केंद्र में जो संसद है वो भी कानून निर्माण का काम करती है, राज्यों में जो व्यवस्थापिका है वो भी कानून निर्माण का काम करती है, उसको कहते हैं विधानमंडल। तो राज्यों के विधानमंडल कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएंगे, और जो संसद है वो कौन कौन से विषयों पर कानून बनाएगी। इस मामले में संविधान निर्माताओं ने एकदम स्पष्ट स्थिति बना रखी है। क्या उन्होंने
3 सूचियां बनाई, संघ सूची, इस पे 97 विषय इसमें, और इसमें जो विषय है उन सभी पर कानून बनाने का पावर केवल संसद को। एक राज्य सूची होती है, 66 विषय है इसमें, और इसमें जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का पावर संबंधित राज्य के विधानमंडल को होता है, या जैसे विधानसभा है वहां तो विधानसभा को होता है। समवर्ती सूची होती है, 47 विषय है इसमें, और इस पर कानून बनाने का पावर संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों को ही है। समझ गए। एक अवशिष्ट विषय और होते हैं जो विषय इन तीनों में सम्मिलित नहीं है और अचानक से कोई नया पैदा हो जाए भविष्य में, उसके लिए ये प्रावधान रखा गया है। जैसे साइबर कानून एक नया आ गया अभी, साइबर अपराध, तो इन पर कानून बनाने का पावर संसद को होता है। अब यहां लिखा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो हमने कहा शिक्षा में जब आप जाएंगे तो ये जो समवर्ती सूची देखेंगे उसमें, तो समवर्ती सूची में जो 47 विषय लिखे हुए हैं उनमें एक शिक्षा भी है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा पर कानून संसद भी बना सकती है, राज्यों के विधानमंडल भी बना सकते हैं। ये बस फर्क इतना है, संसद जो कानून बनाएगी वो पूरे भारत में लागू होगा, और जो राज्य का विधानमंडल बनाएगा, जैसे राजस्थान की विधानसभा बनाती है तो वो राजस्थान के अंदर अंदर ही लागू होगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? समवर्ती सूची, है ना। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची, संघ सूची इनका विषय नहीं है वो। क्वेश्चन संख्या 30, वर्तमान में निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? निर्वाचित सांसदों की संख्या आपको बताया था। देखो सांसद का मतलब क्या है? सांसद शब्द बना है संसद से, और संसद का संबंध होता है लोकसभा और राज्यसभा से, यानी जो रोज लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होता है उसको कहते हैं सांसद। सांसद लोकसभा का सदस्य भी सांसद ही कहलाता है, राज्यसभा का सदस्य भी सांसद ही कहलाता है। अब हमने आपको यहां पूछा है कि निर्वाचित सांसदों की संख्या। अब पहले बात करते हैं, जैसे संसद है ना, अब इसमें एक तो हो गई आपके एलएस लोकसभा, एक हो गई आरएस यानी राज्यसभा। अब लोकसभा में आपको यह देखने हैं कि यहां निर्वाचित कितने हैं भाई, लोकसभा में निर्वाचित कितने हैं? मैं आपको एकदम थोड़ा सा पीछे जाके बता रहा हूं, दिसंबर 2019 से पहले क्या स्थिति थी। लोकसभा में निर्वाचित थे 543, जो टोटल संख्या थी ना लोकसभा की, इसको थोड़ा यो माने आप, लोकसभा की टोटल संख्या थी 545, तो निर्वाचित और मनोनीत थे 2, मनोनीत थे 2। ये जो 2 थे ये आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, और इनका मनोनयन राष्ट्रपति जी करते थे। अगर इन 543 में कोई आंग्ल भारतीय जीत कर नहीं आया, या मान लो एक जीत के आ गया, तो फिर एक और ये मनोनीत कर देते थे। ऐसे करके टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी? 545 पहले, दिसंबर 2019 से पहले, अभी ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है। तो उस समय 2 सदस्य हुआ करते, 2 प्रकार के सदस्य, एक निर्वाचित एक मनोनीत। अब दिसंबर 2019 में भारत ने, संसद ने क्या किया, भारत की ने एक संविधान संशोधन करके ये जो मनोनीत सदस्य है ना, इनका प्रावधान समाप्त कर दिया। अब आज की तारीख में लोकसभा में कोई सदस्य मनोनीत नहीं होता है। पहले आंग्ल भारतीय होते थे, और अब आंग्ल भारतीयों का प्रावधान समाप्त कर दिया है। तो क्या समझे, आज ये जो संसद लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या 543, और 543 के 543 से कौन से है? निर्वाचित है, इनमें कोई मनोनीत नहीं है। पहले लोकसभा की कुल संख्या थी 545, है ना, 545 कुल थी, कुल ये ऐसे ऐसे थी पहले, और अब क्या हो गई, अब इनको हटा दिया गया, तो अब केवल 543 है, 543 से निर्वाचित है। तो एक तो ये हो गए। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में क्या है, टोटल सदस्य 245, 245 में से 233 तो निर्वाचित और 12 मनोनीत जो राष्ट्रपति जी करते हैं। अब ये 233 ही तो है ना निर्वाचित। यहां हमने क्या पूछा आपको, निर्वाचित सांसदों की संख्या, यानी इसके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, समझे आप, इनको जोड़ दो तो लोकसभा के निर्वाचित तो आ रहे 543, 543 प्लस 233 कितने हुए? 776। तो आंसर क्या आएगा आपका? 776। इसमें क्या आएगा? 30 में 776। ये इतिहास की बात हो गई। 545 जो है ना, ये
तो ठीक है, तो 776, कई लोगों ने 788 आंसर दिया। 88 कैसे होगा भाई, निर्वाचित शब्द आ रहा, तो फिर इन 12 मनोनीत को कैसे जोड़ रहे हो आप उसमें, समझ गए ना। तो यहां ध्यान रखेंगे इसका, इसमें डी आएगा आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन संख्या 31। लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। कई लोगों ने इसको भी गलत कर दिया। देखिए, लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितने, गणपूर्ति आप समझते हैं ना, लोकसभा की कार्रवाई शुरू करने से पहले क्या होता है कि कम से कम, जैसे टोटल सदस्य संख्या 543 है, तो कम से कम सदस्य कितने उपस्थित होने चाहिए कि भी कार्रवाई शुरू की जा सके, कार्रवाई की जा सके, कार्य संचालित किया जा सके। कि अगर गणपूर्ति का प्रावधान रखा गया, वरना तो क्या होता है कि 2 सांसद आए ही विधेयक पारित हो जाता है, या किसी विषय पे काम हो जाता है वही। तो कम से कम क्या रखा गया कि 10% सांसदों का उपस्थित होना आवश्यक है। किसका 10%, लोकसभा की कुल सदस्यों का 10%। तो कुल सदस्य है 543, 543 का 10% कितना होगा, 55। तो यहां आंसर आएगा 55। गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, तो 55। यानी जब तक 55 सदस्य, कम से कम 55 सदस्य लोकसभा में नहीं आएंगे, तब तक लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, बैठे रहते हैं सभी। कभी भी 50 ही आए, अच्छा 51 हो गए, 52 हो गए, 53 हो गए, 54 हो गए, अच्छा 55 हो गए, चलो शुरू करो काम। तो ये 55, तो आंसर डी सी आएगा इसमें। अब कई लोगों ने इसको 10 कर दिया। मेरी बात सुनिए, 10 तब करते अगर मैं यहां लिख देता कितने प्रतिशत, अगर मैं लिखता कि कितने प्रतिशत सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, तो फिर ये 55 नहीं आता, फिर 10 आता, समझे ना। तो 10%, लोकसभा के 10% सदस्य कहो या लोकसभा की 55 सदस्य कहो, एक ही बात है। तो यहां चूंकि प्रतिशत में नहीं पूछा गया है, तो हम क्या देंगे, आंसर 55 आएगा। फिर प्रतिशत में पूछते तो आप 10 लिखते। प्रश्न संख्या 32, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है, तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां और बताया जाए। तो ये सदैव पहले लोकसभा में रखा जाता है, पहले लोकसभा में रखा जाता है, सदैव, हमेशा लोकसभा में रखा जाता है क्या, जरूरी नहीं है। इसको राज्यसभा में रख सकते हैं। हमने क्या बताया कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा को एकदम समान शक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है दोनों में, समझे। तो ये पहले बजट, वो बजट है या जिसे धन विधेयक, उसकी तरह ऐसा नहीं है कि भाई सदैव पहले लोकसभा में रखा जाता है, ये बजट पर लागू होता है ये नियम ऊपर वाला, संविधान संशोधन पर नहीं। और बी, ये सदैव पहले राज्यसभा में रखा जाता है, ये भी नियम नहीं है कि भाई हमेशा राज्यसभा में रखा जाएगा पहले, ऐसा भी नहीं है भाई। जैसे राज्यसभा के सभापति को हटाने, उपसभापति को हटा, इसका सभापति को हटाने का मामला है, तो पहले कहां रखा जाता है, राज्यसभा में रखा जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नियम नहीं है। इसमें तो क्या होगा, पहले किसी भी सदन में रखा, मतलब ऐसा नियम नहीं है कि पहले राज्यसभा में रखेंगे, ऐसा नियम भी नहीं है कि पहले लोकसभा में रखेंगे। और इसके संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि संयुक्त बैठक बुलाएंगे तो फिर पलड़ा किसका बारी होता है, वहां लोकसभा का होता है ना। तो फिर क्या होगा, हमने तो ये कहा आपको कि दोनों को समान शक्तियां प्राप्त, फिर समान कहां हुई, फिर तो लोकसभा को ज्यादा हो ही सकती है। तो इसमें क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाए। और बी, ये लोकसभा व राज्यसभा किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। ऊपर के जो 3 ऑप्शन थे वो तीनों ही गलत है। और जो चौथा ऑप्शन है, लोकसभा व राज्यसभा किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, यही ऑप्शन इसका आंसर होगा। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, संशोधन किसे कहते हैं, बहुत विस्तार से हमने बताया आपको। अभी राज्यसभा की शक्तियों में और बताएंगे, 1-2 दिन में आपके पास एक और वीडियो आएगा, तो उसमें समझ लेना। और इस प्रश्न का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अवशिष्ट विषय आप जानते हैं। अच्छा, अब इसमें एक आ रहा है विधानमंडल, दूसरा आ रहा है लोकसभा, सी आ रहा राज्यसभा, डी आ रहा राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों तो संसद है, संसद है ना। और विधानमंडल, मतलब विधानमंडल कहां होता है, राज्यों में होता है। राज्यों की जो व्यवस्थापिका होती है, राज्यों में जो कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है, उसे विधानमंडल कहते हैं। और केंद्र में जो कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है, जो व्यवस्थापिका होती है, उसको क्या कहते हैं, संसद। तो संसद में तीनों ही आ रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो
इनको तो पावर है, किनको पावर है अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का, इन संसद को है ना, तो संसद का मतलब लोकसभा को भी है, राज्यसभा को भी है और राष्ट्रपति को भी है। अब किसको नहीं है? विधानमंडल को नहीं है। विधानमंडल राज्यों में होते हैं और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का पावर राज्यों को नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? नहीं है, अधिकार नहीं पूछा है ना, तो विधानमंडल आएगा, इनको नहीं है, विधानमंडल राज्यों में होते हैं। प्रश्न संख्या 34, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? पुरस्तावित, प्रस्तावित का मतलब होता है पहले रखना, पुरस्तावित भी कहते हैं। संविधान में एग्जैक्ट शब्द पुरस्तावित लिखा हुआ है, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंट्रोड्यूस करना। तो क्या कह रहा है कि धन विधेयक पहले राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया, मतलब राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता या पहले रखा नहीं जा सकता। वो कौन से अनुच्छेद में लिखा है? भारतीय संविधान में बिल्कुल लिखा हुआ है वो। और वो कौन से में लिखा है? देखो इधर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ए में दे रहा है 110, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है कि किसे कहेंगे धन विधेयक, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी में 79 आ रहा है अनुच्छेद, 79 में क्या लिखा है? संसद की परिभाषा लिखी हुई है, ये भी नहीं हो सकता है। सी में वित्त आयोग के बारे में लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। डी 109 में लिखा है ये कि पहले धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, तो यह आंसर हो गया आपके डी। प्रश्न संख्या 35, मंत्री परिषद को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? या ध्यान से देखना, मंत्री परिषद शब्द आ रहा है ऊपर, हटाने का अधिकार। तो देखो मंत्री परिषद को कौन हटा सकता है? लोकसभा हटा सकती है ना भाई। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, अगर लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य अगर प्रस्ताव पारित कर दे कि हम मंत्री परिषद में अविश्वास रखते हैं या हमें इनमें विश्वास नहीं है, तो क्या होगा कि मंत्री परिषद को घर जाना पड़ेगा, उनको पद से हटना पड़ेगा। तो मंत्री परिषद को हटाने का अधिकार लोकसभा को है। अब आप कहोगे साहब राष्ट्रपति भी तो हटाता है, लेकिन राष्ट्रपति किसको हटाता है? मंत्री को। अगर यह मंत्री परिषद के बजाय मंत्री शब्द होता तो मंत्री को तो हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन मंत्री परिषद का मतलब है सभी मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री। तो सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से हटाने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है। सिंगल अगर मंत्री को हटाना है तो राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। अब यहाँ राज्यसभा को तो पावर है ही नहीं, बिल्कुल हमने आपको बताया था, ये सारा पावर लोकसभा के पास है, लोकसभा की एक्सक्लूसिव शक्ति है ये मंत्री परिषद को हटाना। तो राज्यसभा का तो कोई लेना देना नहीं इससे, तो ये आंसर नहीं हो सकता, राष्ट्रपति भी नहीं हो सकता है। अब संसद, अब आप कहोगे साहब संसद में लोकसभा आ रही है, लेकिन संसद में राज्यसभा भी आती है, राष्ट्रपति भी आता है। तो जब हम कह रहे हैं कि राज्यसभा को पावर नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं है, तो फिर संसद को पावर कैसे हो गया? इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर दोनों में से, संसद और लोकसभा में से क्या होगा? लोकसभा। डी हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। देखो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। समझिए, ये लिखा हुआ संविधान में अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है कि कौन कौन भाग लेंगे। अब यहाँ यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन, जो निर्वाचक होंगे, जो इलेक्टर्स होंगे, वो कौन कौन होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। अब यहाँ क्या लिखा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ ऊपर लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो ये सही होगा, क्योंकि आज की तारीख में लोकसभा, आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर 2019 की बात के बाद की बात, तो क्या है आज की तारीख में 543 है लोकसभा की सदस्य संख्या, और 543 के 543 निर्वाचित है, तो ये भी कथन सत्य माना जाएगा। सभी सदस्य कहो या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कहो, एक ही बात है। सभी कहोगे ना आप कि लोकसभा, आपसे पूछेंगे चलो लोकसभा के सभी सदस्य कितने हैं, बताइए 543। आपसे कहे कि चलो बताइए कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं, तो भी 543 ही बताएंगे, फिगर एक ही आ रहा है ना, तो दोनों में फर्क कहां हुआ? तो ये भी सत्य हुआ कथन ऊपर वाला। ए और बी में आओ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलो
ऊपर वाला कहेंगे चलो कितने सदस्य भाग लेंगे, तो आप कहोगे 543 भाग लेंगे। नीचे वाले के आधार पे कहोगे तो आप क्या कहोगे कि 543 भाग लेंगे। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, एक ही है ना। तो जो नीचे बात लिखी है बी में वो भी सही है। लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वहां होते ही निर्वाचित ही है, मनोनीत तो होते ही नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है। सी क्या लिखा, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। मैंने अभी आपको बताया कौन निर्वाचक होगा राष्ट्रपति का, कौन चुनेंगे, उनका उल्लेख इस 54 में है। तो ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों ही सही है, इसलिए इसमें क्या आएगा, उपयुक्त सभी, आंसर डी। प्रश्न संख्या 37, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। कई बार हमने बताया, फिर भी कुछ लड़कों ने गलत कर दिया इसको। 368 में संविधान में संशोधन कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, क्या तरीका होगा, उसका उल्लेख 368 में। तो आंसर होगा इसका ए। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को नहीं है। राज्य विधानमंडलों को नहीं है। देखो, ए नगर पालिकाएं, बी पंचायतें, सी पुलिस, डी मुद्रा। ये जो नगर पालिकाएं, पंचायतें, पुलिस, ये तीनों ही राज्य सूची के विषय हैं, और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य की विधानमंडलों को। तो 3 पर तो है। और ये जो डी है मुद्रा, मुद्रा पे कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। भारत में, भारत की मुद्रा रुपया होगा कि पाउंड होगा, डॉलर होगा, येन होगा, युआन होगा, दिनार होगा, टका होगा, इसका डिसीजन कौन करती है, संसद। कोई राज्य की विधानमंडल नहीं करेगी। तो आंसर क्या आएगा, डी। 39, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकती है। ए 14 सप्ताह, बी 14 दिन, सी 14 माह, डी असीमित। तो हमने आपको बताया है 14 दिन आएगा, इसमें बी आएगा आंसर। प्रश्न संख्या 40, राज्यसभा का कार्यकाल है। ए 6 वर्ष, 6 वर्ष तो देखो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। बी 5 वर्ष, 5 वर्ष राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है। और ये चलो 3 वर्ष तो इसमें होता ही नहीं किसी का। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां क्या आएगा, हमने क्या बताया था, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अब यहां किसी भी विकल्प में ये नहीं लिखा है कि वह स्थायी सदन है या उसका असीमित कार्यकाल होता है। तो यहां क्या आएगा आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहां इसमें विकल्प क्या आना चाहिए था, स्थायी या असीमित। ये दोनों ही विकल्प नहीं है, तो अपन ये इसको राइट करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 41, ब्रिटिश काल में राज्यसभा का नाम था, ब्रिटिश काल का मतलब आजादी से पहले, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय भी एक व्यवस्थापिका सदन हुआ करता था भारत में। तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था, देखो एक ए में ऑप्शन आ रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बी में आ रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, सी में हाउस ऑफ स्टेट्स, और डी में लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने बताया था आपको काउंसिल ऑफ स्टेट्स था पहले भी अंग्रेजों के समय। ए आएगा आंसर। 42, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। ए 2 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 3 वर्ष। देखो 2 वर्ष का तो संबंध ये है राज्यसभा से कि हर 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य हटते जाते हैं, निर्वाचन होता जाता है। तो यहाँ ये तो हुआ ही नहीं कि भाई सदस्य कार्यकाल 2 साल हो गया। अच्छा 5 साल देखिए तो 5 साल वहां के उसका सभापति का कार्यकाल होता है। और अब ये 6 वर्ष जो है, 6 वर्ष किसका कार्यकाल होता है, सदस्य का। राज्यसभा का कार्यकाल तो स्थायी है, वो तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सदस्य 6 महीने बाद ही खत्म हो जाता है, यानी वहां उसकी सदस्यता 6 महीने बाद ही, 6 साल बाद ही समाप्त हो जाती है। तो यहां सदस्य का कार्यकाल होगा 6 वर्ष, आंसर बी। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा की नहीं है, विशेषता नहीं है, वो आपको इसमें से ए उच्च सदन, हमने बताया था राज्यसभा उच्च सदन भी है। बी अस्थायी सदन,
अस्थायी है क्या राज्यसभा? अस्थायी का मतलब ये होता है कि जैसे लोकसभा हर 5 साल बाद ही समाप्त हो जाती है तो उसको अस्थायी सदन कहते हैं। लेकिन ऐसे ये अस्थायी कहाँ है? ये तो एक बार जब 1952 में बनी तब से लेकर आज तक चल रही है और हमेशा ही चलती रहेगी। तो अस्थायी ये भी गलत आंसर। सी द्वितीय सदन, इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। राज्यों का सदन, डी राज्यों का सदन। राज्यों का सदन ही कहलाता नहीं है, तो राज्यों का सदन भी कहलाएगा, द्वितीय सदन भी कहलाएगा और उच्च सदन भी कहलाएगा। एक अस्थायी सदन नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे स्थायी सदन। इसलिए ये विशेषता राज्यसभा की नहीं है। आंसर हुआ बी। प्रश्न संख्या 44, संसद के कितने सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं? ए 25, बी 30, सी 35, डी 40। देखो संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा। अब आपको ये देखना राजस्थान से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 25। और राज्यसभा से कितने, राज्यसभा में कितने जाते हैं राजस्थान से? 10। तो 25 और 10 35। तो आंसर क्या होगा? 35। अब ये अगर यहां ये होता राजस्थान संसद के, यहां संसद शब्द के बजाय होता कि लोकसभा के कितने सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं, तो 25 आता आंसर। समझे ना? लेकिन यह लोकसभा नहीं है, यहां संसद है। संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा। तो 25 + 10 35। तो ये आपके 35 आंसर होगा, सी इसमें। प्रश्न संख्या 45, भारत के कितने राज्यों से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? भारत में देखो 28 तो राज्य हैं। अभी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या स्थिति भारत में? 28 तो राज्य है और अभी केंद्र शासित प्रदेश भी 8 ही रह गए हैं। दादरा और नगर हवेली दमन-दीव 1 हो गए हैं, तो 8 ही रह गए, पहले 9 थे। तो 8 यानी 28 और 8 36 इकाइयां कुल भारत में। तो देखो 28 से यहां पे क्या शब्द लिखा? राज्य। राज्यों का मतलब कितने राज्य? 28 राज्य, तो 28 होता है आंसर। अगर यहां होता राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों व संघ राज्यों, यूनियन टेरिटरीज, तो आंसर क्या आता? 28 तो राज्य हो गए और फिर संघ राज्य कितने? 3, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, वहां से भी तो जाते हैं ना राज्यसभा में, तो फिर उसका आंसर 31 आता। लेकिन यहां क्या लिखा? राज्य ही लिखा सिर्फ, तो राज्य का मतलब तो सिर्फ 28 राज्य ही हैं। तो यहां क्या आएगा? 28 आंसर। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की नहीं है? राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन कि कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? तो देखो, ए खुला मतदान, हमने बताया था खुला मतदान होता है राज्यसभा के सदस्यों का जब निर्वाचन होता है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं ना, तो वो जब निर्वाचन करते हैं तो खुला मतदान होता है। दूसरी बात, दिखाया जाता है, खुला मतदान को दिखाते हैं कि देखो मैंने इसको वोट दिया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये भी हमने बताया था आपको, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और एक बताया था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का भी इस्तेमाल होता है इसमें, है। और एक बताया था, एक क्या था? अग्रताई विजेता। इसका मतलब होता है ये प्रणाली किसमें लागू होती है? लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन में, सरपंच के निर्वाचन में, चेयरमैन, इसमें पार्षद के निर्वाचन में अग्रताई विजेता होता है उसमें। लेकिन इनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, जिसकी मैंने आपको बताया था कि जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से आपको एकदम प्रैक्टिकल में करके बताएंगे कि कैसे देखो राष्ट्रपति में काउंटिंग होती है, वोट कैसे डाले जाते हैं। तो उस वक्त आप समझ लोगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। तो ये तीनों ही विशेषताएं ऊपर की किसकी है? राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की। ये नहीं है अग्रताई विजेता। अग्रताई विजेता का मतलब है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता घोषित होता है। तो ये लोकसभा में होता है, चाहे उसको आधे में से कम मिले हो तो भी विजेता हो जाता है। 1 लाख वोट पड़े और उसमें 30,000 भी अगर किसी को मिले हैं और सबसे ज्यादा उसी को मिले, बाकी लोगों को 30 से कम मिले हैं, तो वही विजेता घोषित हो जाता है। उसको कहते हैं अग्रताई विजेता। तो ये डी आएगा इसमें। प्रश्न संख्या 47,
निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी का कार्यकाल अन्य तीन से भिन्न है? अन्य तीन से भिन्न है। ए, राज्यसभा का उपसभापति, कितना कार्यकाल होता है उसका? 6 साल। राज्यसभा का सभापति कितना कार्यकाल होता है? 5 साल। सी, लोकसभा का अध्यक्ष कितना कार्यकाल होता है? 5 साल। डी, लोकसभा का उपाध्यक्ष कितना कार्यकाल होता है? 5 साल। तो ये बी, सी और डी वालों का तो 5-5 साल का कार्यकाल हो गया। इस ए वाले का कार्यकाल है 6 साल। इट मींस ये एक इन अन्य तीन से भिन्न है। तो आंसर होगा इसका ए। प्रश्न संख्या 48, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं ना राज्यसभा में। तो यहां क्या लिखा? संविधान के अनुसार। अब संविधान में क्या लिखा है? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा लिखा है ना। तो उनमें से यहां क्या आ रहा? साहित्य, शिक्षा, फिल्म। अब आप कहोगे साहब कि फिल्म वालों को भी तो, जैसे रेखा को बनाया है, वैजयंती माला को बनाया है, दारा सिंह को बनाया है, उसके हेमा मालिनी को भी बनाया है, तो फिर फिल्म भी आएगा। और साहित्य वालों को तो बनाते हैं, कुलदीप नैयर को बनाया है, तो फिर ये क्यों नहीं आएंगे? तो ये इसलिए नहीं आएंगे, यहां आंसर इसका सिर्फ साहित्य आएगा। साहित्य इसलिए आएगा, ऊपर क्या लिखा है? संविधान के अनुसार। यानी संविधान में कहीं फिल्म लिखा हुआ नहीं है, संविधान में कहीं शिक्षा लिखी हुई नहीं है, संविधान में सिर्फ और सिर्फ लिखा है साहित्य। तो आंसर क्या होगा यहां? साहित्य, ए। समझ गए ना आप? संविधान के अनुसार पूछ रहा है, संविधान में सिर्फ साहित्य शब्द ही अंकित है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा ये अंकित है। वैसे ये जो शिक्षा है वो इस साहित्य का पार्ट है। अगर शिक्षा, मान लीजिए किसी शिक्षाविद को नियुक्त कर रहे हैं, मनोनीत कर रहे हैं, तो इट मींस कौन से सेक्टर से? साहित्यिक सेक्टर से नियुक्त कर रहे हैं, ये माना जाएगा। मनोनीत कर रहे हैं, ये माना जाएगा। समझ गए ना? और फिल्म है वो कला से संबंधित है, और वहां कला शब्द लिखा है, यानी फिल्मकारों को अगर मनोनीत कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा कि कला क्षेत्र से मनोनीत किया गया। शिक्षाविदों को मनोनीत कर रहे हैं तो साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत किया गया, ऐसा कहा जाता है। अलग से ये शब्द कहीं लिखे हुए नहीं है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है। ए, पुदुचेरी, बी, दिल्ली, सी, जम्मू कश्मीर, डी, चंडीगढ़। चारों ही केंद्र शासित प्रदेश, ये तो सही है। अब किसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है? यानी वहां से राज्यसभा में सदस्य चुनकर नहीं जाते हैं। तो अपने को मालूम है राज्यसभा में सदस्य कहां से चुन के जाएंगे? जहां विधानसभा है। अब विधानसभा पुदुचेरी में है, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, चंडीगढ़ में है ही नहीं। तो क्या होगा आंसर? चंडीगढ़। इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है अभी। प्रश्न संख्या 50, राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। आप जानते हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, और वो 4 क्षेत्रों में जो विशेष अनुभव रखने वाले, विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इन क्षेत्रों का संविधान में सही क्रम है, क्योंकि ये चारों क्षेत्रों का नाम जो है वो संविधान में अंकित है। तो यहां ये लिखा हुआ कि संविधान में जो लिखा संविधान निर्माताओं ने, वो उनका क्रम क्या है? मध्य प्रदेश पटवार भर्ती परीक्षा में आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या आएगा? देखो, पहला है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा। तो आप देखेंगे तो क्या हमने क्या बताया था आपको कि वहां क्या लिखा है? सबसे पहले साहित्य लिखा है, फिर दूसरा साहित्य के बाद क्या था? विज्ञान आता है, फिर विज्ञान के बाद क्या लिखा हुआ है? कला लिखा हुआ है, कला के बाद फिर समाज सेवा लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी।